साधन किसे कहते हैं? जिस वस्तु के द्वारा हम लोग कोई कार्य करते हैं वो होता है साधन। साधन को हम जरिया भी कहते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग कापी पेन पेंसिल से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ये क्या है? ये एक शैक्षिक साधन है जिसी के द्वारा तो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। यही एक साधन है, साधन इसी को कहते हैं। अब आप जैसे घर बनाते हैं तो ईंट पत्थर बजरी आदि का प्रयोग करते हैं, ये सब घर बनाने के साधन हैं। उसके साथ ही साथ साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उपयोगी तभी बनता है जब मनुष्य उसका प्रयोग करता है। इसीलिए मानव को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। अब हम मानव संसाधन की बात करें। किसी भी देश का विकास वहाँ पर रहने वाले कर्मठ, योग्य और कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। अगर प्रकृति में तो हमारे बहुत संसाधन हैं, बहुत सारे संसाधन प्रकृति में रहते हैं, लेकिन वो उपयोगी तब तक नहीं होते हैं जब तक मनुष्य उसका उपयोग ना करे। जैसे ही मनुष्य उसका उपयोग एक अच्छे ढंग से करने लगता है, वो एक संसाधन बन जाता है। तो उस संसाधन को इसीलिए मानव को तो एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। मानव को उत्पादक के 4 कारकों में से एक कारक भी माना गया है। 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और श्रमिक। श्रमिक कौन है? श्रमिक मानव ही तो है। मानव जो है वो एक उपयोगी संसाधन इसीलिए कहा जाता है। किसी भी देश का विकास अगर वहाँ का व्यक्ति कुशल और योग्य है, प्रशिक्षित है, व्यावसायिक है, तो उस देश का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। और अगर वो ऐसा नहीं है, इसके विपरीत, तो जनसंख्या खूब ज़्यादा है तो देश का विकास बाधित होने लगता है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय होती है। जैसे भारत में आप सभी जानते हैं बड़ी तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और देश का विकास उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। और उपलब्ध संसाधन से ज़्यादा अगर मानव की जनसंख्या हो गई, यानी जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 कमरे हैं और रहने वाले 10 लोग हो गए, तो कितनी असुविधा होगी। उसी तरह अगर देश में भूमि कम है, संसाधन कम है और मानव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये हमेशा देश के लिए बाधक है। हम अब जैसे हमने बताया कि जनसंख्या ज़्यादा है तो देश के लिए बाधक है, तो अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है ये जान लेते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। अर्थात कोई भी जनसंख्या जहाँ जिस देश की भूमि हो, भूमि जितनी है, सुविधाएं जितनी हैं और प्राकृतिक संसाधन जितने हैं, उसको उस पर अधिक दबाव न डालते हुए उसका विकास करती हो, तो ये अनुकूलतम जनसंख्या हुई। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की एकदम अच्छी स्थिति होती है। ये एक औसत स्थिति है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। इस स्थिति में हमारे पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर जनसंख्या थोड़ी बढ़ भी गई तो वह देश के विकास में बाधक नहीं बनेगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत की स्थिति प्रतिकूलतम जनसंख्या कहलाती है, जो किसी भी देश के लिए नुकसानदायक होती है। ये तो हो गई जनसंख्या की बात। अब हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने देश में रहते हैं। अपने देश की स्थिति हमारी क्या है ये हम जान लेते हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की 2011 में हमारे भारत में कुल 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह अगर हम देखें कि बढ़ती जनसंख्या, जो हमने अभी बताया कि बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के लिए बाधक होती है, तो भारत में भी बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बाधक है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व की 17% जनसंख्या हमारे ही देश में निवास करती है ना बहुत बड़ी बात। इसीलिए पूरे विश्व में भारत को जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर माना जाता है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर चीन देश है। चीन भारत विश्व में सब प्रथम स्थान पे है और द्वितीय भारत है। लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो चीन का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। तो ये देखा गया। अब देखिए कि कितनी कम जगह पर कितनी ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। ये एक विस्फोटक स्थिति है। भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है उसको जोड़ दिया जाए
तब भी भारत की जनसंख्या इस जनसंख्या से ज़्यादा होगी। और उस पर भी स्थिति देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर हम प्रतिवर्ष बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश की जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उतनी जनसंख्या तो हम प्रतिवर्ष हमारे देश की वृद्धि हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या की कितनी विस्फोटक स्थिति है। ये जनसंख्या इतनी नहीं थी, हमारे देश में आज़ादी से पहले ये जनसंख्या इतनी नहीं थी, लेकिन 1951 से 1981 के बीच में हमारे देश में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, जिसके कारण आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। ये वृद्धि का कारण चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार का होने के कारण जन्म दर में वृद्धि थी और मृत्यु दर में कमी आ गई। उसके साथ साथ अनाज की उत्पादकता भी बढ़ गई, यानी खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ने के कारण भूखमरी आदि खत्म हो गई। तो हमारे देश में 1951 से 1981 के बीच में ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई। भारत की जनगणना की बात करते हैं। अभी हमने जनसंख्या की बात की थी, जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या पता कैसे चले कि ये जनसंख्या हमारी इतनी है। इसके लिए हमारे देश में प्रति 10 वर्ष पे यहाँ के लोगों की संख्या को गिनवाया जाता है। इसी को जनगणना कहते हैं। जनगणना का अर्थ है लोगों को गिनना। हमारे देश के में भारत सरकार जो है वो 10 वर्ष में एक बार जनगणना करवाती है। इस जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। सबसे पहले ब्रिटिश लॉर्ड मेयो के दिमाग में ये बात आई थी कि हमारे देश की जनगणना करा ली जाए, तो उन्होंने इसकी जनगणना कराई थी। और इसके बाद अब तक हमारे भारत देश में अब तक 15 बार ये जनगणना कराई जा चुकी है। इसी के अनुसार देश की योजनाएं बनती हैं। ये तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अगर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय से जनगणना की बात अगर हम करें तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। तो 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो 1951 उसके जस्ट एक साल बाद हमारे स्वतंत्र भारत में जनगणना कराई गई। ये देखा गया कि इस समय हमारे देश की क्या स्थिति है। ये जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कराई गई थी और कराने का जिम्मा जनगणना आयुक्त का था, जो उस समय केसी चंद्र मौली जनगणना आयुक्त थे। इन्होंने भारत की जब देश की जनगणना कराई और पता लगाया कि हमारे देश में कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे या कितनी जनसंख्या निवास करती है। और आज अभी तक हमारे देश में 2011 में आखिरी जनगणना हुई है और 2021 यानी अगले साल ये जनगणना प्रस्तावित है। अब तक स्वतंत्र भारत में 7 बार जनगणना कराई जा चुकी है। तो 8 बार स्वतंत्रता से पहले और 7 बार स्वतंत्रता के बाद, कुल मिलाकर 15 बार जनगणना हमारे देश की हो चुकी है। केवल इतने बीच में एक बार हमारे देश में 1941 में जनगणना नहीं कराई गई थी, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। तो कुल मिलाकर हमारे देश में 15 बार जनगणना हो चुकी है।